पीछे हटी और बोली, बिल्कुल, मैं कह भी नहीं रही कि तुम मुझे सफाई दो, क्योंकि मुझे तो इसका जवाब पहले से पता है। अनन्या सिंह, तुम नहीं चाहते ना कि लोगों को यह पता चले कि तुम्हारी शादी अनन्या से हुई है ना? वही तुम्हें खिला रही है, पिला रही है, कपड़े दिला रही है, तुम्हारा खर्चा उठा रही है। इनफैक्ट होटल का बिल भी तो तुमने उसी के पैसों से भरा था। अभिनव कामिनी की यह बात सुनकर अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया। उसने कहा, क्या क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? अभिनव हंसते जा रहा था। उसे हंसता देख कामिनी भी मुस्कुराई और बोली, पीछे देखो, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रही हूं कि कोई मालिक अपनी नौकर का इंतजार कर रहा है। मालिक को ज्यादा इंतजार करवाना भी किसी बदतमीजी से कम नहीं होता है। इसलिए जाओ, वरना उस कंपनी से भी निकाल दिए जाओगे। इतना कहते ही कामिनी फिर से अंदर जाने लगी थी। सिर्फ कामिनी के मन में ही नहीं, सभी के मन में यही गलतफहमी थी कि अभिनव का सारा खर्च अनन्या उठाती है। पर अभिनव अपना सच जानता था, इसीलिए उसने कामिनी की बातों को अपने मन पर से झाड़ा और मुस्कुराते हुए अनन्या की तरफ बढ़ने लगा। हेलो, अभिनव ने अनन्या से कहा। अनन्या ने उसे एक सेकंड के लिए देखा और फिर गाड़ी की चाबी उसकी तरफ उछाल दी। अभिनव ने उसे देखा, फिर चाबी को देखा और फिर से अनन्या को देखते हुए बोला, यह किस लिए? प्लीज, ये एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल मत रखना कि मैं गाड़ी चलाकर तुम्हें घर ले जाऊंगी। ये काम पति करे तो ज्यादा ठीक है। वैसे भी पतियों को ये काम करने में बड़ा गुरूर महसूस होता है। जो पति ये काम नहीं करता वो पति होने के लायक ही नहीं होता है। इसलिए अब बताओ कि गाड़ी चला रहे हो या मैं अकेले ही घर चली जाऊं? अनन्या का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। सुबह के बाद अभिनव को लग रहा था कि वो शांत हो गई होगी, लेकिन वो अभी भी गर्म तवे की तरह जल रही थी। इससे पहले कि अभिनव आगे कुछ कह पाता, अनन्या पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गई थी। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और वो खुद भी ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गया था। उसे पक्का पता था कि अनन्या के सामने भी लोग अभिनव के बारे में बात कर रहे होंगे। उन लोगों को यह नहीं पता था कि अनन्या अभिनव की पत्नी है। ऐसे में वो जैसे ही गाड़ी में बैठा तो अनन्या ने उससे पूछा, अब तुमने इस बार क्या किया अकरम सर के साथ? क्यों निकाला उन्होंने तुम्हें नौकरी से? अभिनव महसूस कर रहा था कि अनन्या गुस्से में अंदर तक जल रही थी। इससे पहले कि अभिनव उसकी बात का जवाब देता, खुद अनन्या ने कहा, तुम्हें क्या लगा था वो हर बार तुम्हें फेवर करेंगे? तुम गलत पर गलत करते जाओगे और वो तुम्हें माफ करते जाएंगे। भूलो मत, तुम उनके दोस्त के नहीं, उनके ड्राइवर के बेटे हो। अनन्या के मुंह से यह सुनते ही अभिनव उसकी तरफ देखने लगा था। अनन्या ने उसे फिर से सामने देखने का इशारा किया। अभिनव ने जैसे ही सामने देखा तो इधर से अनन्या ने कहा, मुझे सच में तुम्हारी वजह से शर्म आ रही है, क्योंकि तुमने तो अपनी शर्म बेच दी है। कोई इतना केयरलेस कैसे हो सकता है कि एके प्राइवेट लिमिटेड की नौकरी छोड़ दे? तुम अकरम सर को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड कैसे ले सकते हो? अभिनव से अब सुना नहीं जा रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, एक पति होने के नाते तुम्हारी रिस्पेक्ट को बचाने के लिए मैं जो बेस्ट कर सकता था मैंने वो किया, और तुम उल्टा मुझे ही सुना रही हो। सीरियसली? सुनाओ नहीं तो क्या शाबाशी दूं? मजाक चल रहा है यहां पर? अगर तुम्हें लग रहा है कि अब तुम जो करोगे वो मैं चुपचाप झेलती रहूंगी तो तुम गलत हो। याद रखना, मेरे पास अभी भी बहुत से लड़के हैं जो लाइन लगाकर खड़े हैं, जो तुमसे कई गुना ज्यादा केपेबल हैं। अगर मैं किसी तरह से टाइम को रिवाइंड कर पाती तो उस रात मैं उस होटल में जाती ही नहीं, और अगर जाती भी तो सिंगल बेड वाला कमरा बुक करती। आई हेट डबल बेड्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। यह सुनते ही अभिनव ने फिर से अनन्या को देखा और बोला, जिंदगी मेरी भी बर्बाद हुई है। अच्छा, कैसे हुई तुम्हारी जिंदगी बर्बाद, जरा बताना। तुम एक कमरे से निकलकर इतने बड़े बंगले में रहने लगे हो, ब्रेकफास्ट में चाय बिस्किट की जगह चीज टोस्ट खा रहे हो और कह रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुमने ये सब किया ही इसलिए ताकि तुम ये सब पा सको। ओ प्लीज, पहली बात तो मुझे पता ही नहीं था कि मैंने क्या किया है,
और जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। आई वॉज ड्रंक। यह सुनते ही अनन्या अभिनव को देखने लगी थी। उसकी आंखों में फिर से वही गुस्सा जाग गया था जो थोड़ी देर के लिए सोया हुआ था। इससे पहले कि अभिनव आगे कुछ कहता, उसने चिल्लाते हुए कहा, सामने देखो। अभिनव ने सामने देखा तो पाया कि एक गाड़ी उसकी दिशा में बढ़ती चली आ रही थी। इससे पहले कि अभिनव अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाता, सामने वाले ने अपनी गाड़ी रोक दी। उस गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से एक लड़का बाहर निकल आया। यह लड़का और कोई नहीं बल्कि चिराग था। उसके चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान थी। उस मुस्कान के साथ वो अनन्या और अभिनव की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि चिराग ने उन्हें इस तरह से रास्ते में क्यों रोका था। अब आगे क्या होने वाला था। चिराग अभिनव की गाड़ी की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। इससे पहले कि अभिनव कुछ समझ पाता, अनन्या ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। ये देख अभिनव हैरान हो गया। उसने पूछा, तुम ये क्या कर रही हो अनन्या? इतने में अनन्या गाड़ी से नीचे उतरी और अभिनव की तरफ देखते हुए बोली, चिराग मुझे आज डेट पर लेके जा रहा है, इसलिए गुड बाय। दोनों शादीशुदा है और मुझे नहीं लगता कि शादी होने के बाद कोई लड़की किसी पराये आदमी के साथ डेट पर जाती है, और ऐसे अपने पति के सामने तो बिल्कुल नहीं। तुम मेरी बीवी हो। यह सुनते ही अनन्या को हंसी आ गई और उसने कहा, अच्छा मजाक कर लेते हो, लेकिन शादी तुमने मुझसे नहीं, मैंने तुमसे की है। मैं ससुराल नहीं गई, तुम ससुराल आए हो। जिसे तुम शादी समझ रहे हो वो एक तरह से तुम्हारे सिर पर एहसान है, इसलिए अपने आप को शुक्रगुजार मानो और मेरे मामले में टांग अड़ाना बंद करो। ये सब तुम कह क्या रही हो? शादी मैंने तुमसे की हो या तुमने मुझसे? आखिर में तो हम दोनों शादीशुदा ही हुए ना। देखो अभिनव, हमें दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन हमें खुद को भी धोखा नहीं देना चाहिए। इस शादी का कोई मतलब नहीं है, ये तुम भी जानते हो और मैं भी। वैसे भी मैंने तुम्हारे नाम की अंगूठी तो नहीं पहनी है। हाँ, तो मैं तुम्हें अंगूठी पहना देता हूं ना। कहो, तुम्हें कितनी अंगूठियां चाहिए? अभिनव ने कहा। यह सुनते ही अनन्या उसे देखने लगी और हंसते हुए बोली, अंगूठी पैसों से आती है तुम्हारे पास पैसे? नौकरी है? इससे पहले कि अभिनव उसकी इस बात का कोई जवाब दे पाता, चिराग अनन्या के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, चले अनन्या, हमें देर हो रही है। चिराग के चेहरे पर एक छुपी मुस्कान देखकर अभिनव का दिल दुख रहा था। चिराग अभिनव को गुस्सा दिलाने में कोई कमी नहीं रख रहा था। जब अभिनव से रहा नहीं गया तो उसने कहा, पागल आदमी, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि ये मेरी बीवी है? चिराग ने यह सुन अभिनव को देखा और बोला, नहीं, ये तुम्हारी बीवी नहीं है। इसकी उंगली में कोई अंगूठी नहीं है और इसकी मां ने कहा है कि यह अपने लिए लड़का ढूंढ रही है। क्या? चिराग के मुंह से यह बात सुनते ही अभिनव तो हैरान हुआ ही, अनन्या उससे ज्यादा हैरान हो गई। उसने चिराग को देखा और बोली, मेरी मां ने तुम्हें यह कहा है कि मैं लड़के ढूंढ रही हूं? इतने में अभिनव ने बीच में आते हुए कहा, चिराग, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, मेरी बीवी से दूर रहो। चिराग ने अभिनव की धमकी को तो इग्नोर किया, लेकिन अनन्या की तरफ देखते हुए बोला, अनन्या, तुम्हारी मां को तुम्हारी बहुत चिंता है। हर मां यही चाहती है कि उसके बच्चे के साथ कुछ भी बुरा ना हो। इसमें गलत क्या है? चिराग की बात सुन अनन्या का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उसने हां में सिर हिला दिया। इसके बाद उसने अभिनव को देखा और बोली, तुम मेरी गाड़ी लेकर घर पहुंचो, मैं रात तक आ जाऊंगी। चलो चिराग। नहीं अनन्या, प्लीज मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें अंगूठी चाहिए तो मैं तुम्हें लाकर दूंगा। अरे मैं तुम्हें अंगूठियों की पूरी फैक्ट्री। अभिनव जाती हुई अनन्या को रोकने के लिए ये सब कह रहा था, लेकिन अनन्या रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ देर के बाद जब अभिनव का गुस्सा ठंडा पड़ा तो वो भी घर जाने के लिए निकल पड़ा। उसे भूख तो बहुत लगी थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि शर्मिला उसे खाना खाने देगी या नहीं, इसलिए उसने पिज्जा ऑर्डर कर लिया था। जब अभिनव घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि शर्मिला लिविंग रूम में ही कुर्सी लगाकर बैठी थी। तो मैंने जो सुना वो सच है ना? अभिनव ने नजर उठाकर शर्मिला को देखा और बोला, क्या सच है? अभिनव को शर्मिला की बात समझ नहीं आ रही थी। शर्मिला ने कहा, यही कि अकरम ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। यह सुनते ही अभिनव ने एक गहरी सांस ली।
आज सारा परिवार उसकी जान लेने पर तुला हुआ था। अभिनव ने अपने आप को बचाने के लिए कहा, हाँ, उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन मैंने दूसरी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया है। मुझे लगता है कि कल तक रिजल्ट आ जाएगा और जल्द ही मुझे नौकरी मिल जाएगी। यह सुनते ही शर्मिला कुड़ गई और बोली, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? अकरम ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया और तुम्हें लगता है कि कोई और तुम्हें नौकरी दे देगा? ऐसे में वो अपनी जगह से उठा और सीधा अनन्या के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। जब शर्मिला ने उसे ऐसे बिना जवाब दिए जाते देखा तो वो चिल्लाते हुए बोली, बस यही आता है तुम्हें, भागना, भागो भागो और भागो। अगर एक दिन मैंने तुम्हें अपनी बेटी की जिंदगी से नहीं भगा दिया तो मेरा नाम भी शर्मिला नहीं। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।